हाय स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल समझो केमिस्ट्री डिटेल में। आज से मैं वीडियो बनाऊंगी सॉलिड स्टेट के ऊपर। जो बच्चे अभी अभी +1 से +2 में आए हो उनके लिए चैप्टर का नोट बनाना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो मैं टॉपिक वाइज पूरा लेसन का वीडियो बनाऊंगी और आप अगर बोर्ड से जो भी टॉपिक वाइज पॉइंट्स में बोर्ड में लिखूंगी वो अगर आप स्क्रीनशॉट लेते जाओगे तो आपको पूरा चैप्टर का नोट मिल जाएगा। अलग से आपको कहीं से भी नोट लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। योर नोट फॉर दिस चैप्टर विल बी रेडी इफ़ यू टेक द स्क्रीनशॉट्स एंड राइट देम इन योर नोटबुक सीरियली। सो शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो सॉलिड का पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं। ये तो आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ रहे हो। सॉलिड का डेफिनेशन क्या है? Solids are the substances which are having definite shape, definite volume। और एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगी सॉलिड का डेफिनेशन में, वो है solids possess rigidity। तो पूरा डेफिनेशन तब क्या हुआ, बोर्ड में लिखा हुआ है, देखो। Solids are the substances which possess rigidity, which have definite shape and definite volume। इनको सॉलिड कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड लिक्विड और गैस, यहाँ पे जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूँ, लिक्विड्स और गैसेस को फ्लूइड्स कहा जाता है बिकॉज दे कैन फ्लो। और लिक्विड्स और गैसेस का अगर आप देखोगे तो लिक्विड्स का तो डेफिनिट वॉल्यूम है, शेप डेफिनिट नहीं है। गैसेस का ना तो डेफिनिट शेप है ना डेफिनिट वॉल्यूम है। लिक्विड का डेफिनिट वॉल्यूम के रीजन यही है कि लिक्विड में पार्टिकल्स एक लिमिटेड स्पेस के अंदर वो मूव करते हैं और सॉलिड्स में पार्टिकल्स बिल्कुल भी मूव नहीं करते हैं, अपना अपना पोजीशन में वो फिक्स रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सकते हैं, अपना मेन पोजीशन में रह करके वो वाइब्रेट कर सकता है या ऑसिलेट कर सकते हैं। सो एज दे कैनॉट move from their places, that is why their positions are fixed and so solids have definite shape and definite shape के साथ साथ इनको definite volume में मिलते हैं and they possess rigidity also, they are hard। So this was the definition of solid। Now let us come to the next part कि solids को किस तरह से हम classify कर सकते हैं। solids को हम दो टाइप में classify कर सकते हैं, एक तो है crystalline solids और एक है amorphous solid। तो crystalline solid और amorphous solid क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है और उनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। As I told you students that the solids can be classified into two types, crystalline solids and amorphous solids। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स का कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एग्जांपल देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड कंपाउंड्स। All metals, non-metals and compounds, they are the examples of crystalline solids। And amorphous solids, इनका example है रबर, प्लास्टिक, ग्लास etc। ये है amorphous solid जो कि true solid नहीं है। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि amorphous solids को true solid नहीं कहा जाता है जबकि crystalline solid को true solid कहा जाता है। Next we will discuss the differences between crystalline solid and amorphous solid। फर्स्ट पॉइंट तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू आई थिंक कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंसेस का पहला पॉइंट यही है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, दे कैन बी एटम, दे कैन बी मॉलिक्यूल, दे कैन बी आयंस, बट देन दे आर अरेंज्ड इन ए डेफिनिट जियोमेट्रिक पैटर्न। डेफिनिट जियोमेट्रिक पैटर्न में 3 डायमेंशन में ये अपने आप को अरेंज करते हैं और इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एक डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं है। एमॉर्फस सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने आप को उस तरह से रेगुलर फैशन में एक ऑर्डरली मैनर में 3 डायमेंशन में अरेंज नहीं करते हैं। कुछ रैंडम सा इनका अरेंजमेंट होता है जिसके कारण एमॉर्फस सॉलिड्स के डेफिनिट ज्योमेट्री नहीं होते हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में जैसे एक स्मॉल पार्ट में अगर आप देखो उसमें भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक ऑर्डरली मैनर में 3 डायमेंशन में अरेंज्ड होते हैं और पूरा क्रिस्टल में जहां भी देखो हर जगह में जो पार्टिकल्स है दे आर अरेंज्ड
इन एन ऑर्डरली मैनर थ्री डायमेंशनली। तो इसीलिए हम कहते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के शॉर्ट रेंज में भी ऑर्डर है, लॉन्ग रेंज में भी ऑर्डर है। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड के केस में अगर स्मॉल रीजन में इनका ऑर्डरली अरेंजमेंट है, लेकिन पूरा जो आपका सब्सटेंस है उसमें इनका ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं है, दैट मीन्स एमॉर्फस सॉलिड के केस में हम कहेंगे दे हैव गॉट शॉर्ट रेंज ऑर्डर बट दे डोंट हैव एनी लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में शॉर्ट रेंज में भी ऑर्डर है, लॉन्ग रेंज में भी ऑर्डर है। यह है पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। Our next point of difference between crystalline solids and amorphous solid is, it is written here, crystalline solids, they have sharp melting point. By this time students, you can take the screenshot. I am giving you space, you can take the screenshot. Just in this manner only you can write down in your notebook. इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। जो भी मैं वीडियोस में आपको बोर्ड में लिख के दिखाऊंगी उसको मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलूंगी, वही आप अगर नोटबुक में नोट कर लो, आपका पूरा चैप्टर का नोट रेडी हो जाएगा। तो सेकेंड पॉइंट में देखो, हमने लिखा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का दे हैव गॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स दे मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। नाउ शार्प मेल्टिंग पॉइंट बोलने से हम क्या समझेंगे? शार्प मेल्टिंग पॉइंट बोलने से हम यही समझेंगे कि एब्रप्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में एब्रप्टली, ऑल ऑफ ए सडन, एब्रप्टली मतलब ऑल ऑफ ए सडन, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में जब आप हीट कर रहे हो क्रिस्टल को, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में पूरा के पूरा सॉलिड जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट टेम्परेचर कैन बी नोटेड, और वही होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट। जबकि अमॉर्फस सॉलिड के केस में हमने क्या लिखा है? दे मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। दैट मीन्स आप हीट कर रहे हो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में आने के बाद वो धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगेगा। ठीक है, पार्शियली शायद कोई एक पर्टिकुलर पार्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, बाकी पार्ट सॉलिड है, सॉफ्ट हो गया है, लेकिन वो जो है पूरा के पूरा सॉलिड जो है मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए एक रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब 10 डिग्री 20 डिग्री टेम्परेचर तक जो है लग सकते हैं इसमें पूरा सॉलिड को मेल्ट होने के लिए। जस्ट मैं ऐसे ही एक बता रही हूं कि इस तरह से एक रेंज ऑफ टेम्परेचर के थ्रू ये जो है धीरे धीरे पहले सॉफ्ट होता है, उसके बाद मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो एक पर्टिकुलर जो है टेम्परेचर को आप नोट डाउन नहीं कर सकते हो यहाँ पे एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट द अमॉर्फस सॉलिड्स दे डोंट हैव एनी शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज, ये पॉइंट मैं आगे डिस्कस करने वाली हूं, अभी मैं आपको जस्ट ये डिफरेंस बता रही हूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कहा जाता है दे आर एनाइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक ये वर्ड का मीनिंग क्या है, क्या हम समझेंगे, आगे हम डिस्कस करते हैं। जबकि जो अमॉर्फस सॉलिड्स है दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टी है एनाइसोट्रॉपी और अमॉर्फस सॉलिड का प्रॉपर्टी है आइसोट्रॉपी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को इसलिए एनाइसोट्रॉपिक कहा जाता है और अमॉर्फस सॉलिड को आइसोट्रॉपिक कहा जाता है। उसके बाद है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को आप जो है अगर चाकू से, नाइफ से अगर आप काटते हो तो दे गिव क्लीन क्लीवेज दे देगा, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो प्लेन्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में प्लेन्स होते हैं और ये प्लेन्स एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं, तो इसलिए हम नाइफ से जब इसको काटेंगे तो वो जो है क्लीन क्लीवेज दे देगा। वो हम ड्रॉ करके आपको आगे दिखा रहे हैं। और अमॉर्फस सॉलिड के केस में दे विल अंडरगो इर्रेगुलर ब्रेकेज। अगर आप नाइफ से जो है अमॉर्फस सॉलिड को काटने की कोशिश करोगे, कोई एक साइड से टूट जाएगा, इर्रेगुलर ब्रेकेज हो जाएगा। तो ये है डिफरेंसेस। आगे हम डिस्कस करते हैं इन्हीं डिफरेंस में से दो पॉइंट को। क्लीन क्लीवेज जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स देते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स नहीं देते हैं, वो हम डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिखा रहे हैं। और आइसोट्रॉपी एनाइसोट्रॉपी जो मैंने आपको बोला वो क्या है उसको भी डिस्कस करते हैं अलोंग विद द डायग्राम। जैसे कि आपको हमने कहा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में जो डिफरेंसेस का 2-3 चीज है जो आपको समझना जरूरी है, उसमें है आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी। ये चीज क्या है ये समझने के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाया और आइसोट्रॉपी एनाइसोट्रॉपी का डेफिनेशन भी आप समझ सकते हो। इट इज सेड दैट कि कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो प्रॉपर्टीज है अगर हम अमॉर्फस सॉलिड के केस में अगर हम मेजर करें तो इनकी जो वैल्यूज है वो सारे ही डायरेक्शंस में, कोई भी डायरेक्शन में आप मेजर करो, इन केस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड आपको सेम वैल्यू मिलेगा। और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है आइसोट्रॉपी, एंड सो वी से दैट द अमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर।
ऑन द अदर हैंड यही प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में मेजर करें तो हम देखेंगे कि डिफरेंट डायरेक्शंस में इनकी जो वैल्यूज है वो डिफरेंट आएंगे। ये डिफरेंट क्यों आते हैं उसका रीजन भी जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। रीजन ये है कि इनके सब देखो, ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक पर्टिकुलर प्लेन मान लो, ये मैंने ड्रॉ किया है। इसमें आप देख सकते हो कि दो टाइप का पार्टिकल है, एक मैंने प्लेन बॉल से दिखाया, एक मैंने कलर्ड बॉल से दिखाया है। तो ये जो है अरेंजमेंट है बिल्कुल रेगुलर फैशन में ये अपने आप को अरेंज करेगा। एक अगर प्लेन बॉल है, एक कलर्ड बॉल है, एक प्लेन एक कलर्ड, नीचे वाली रो में पहले ये प्लेन के नीचे कलर्ड आएगा, फिर कलर्ड के नीचे प्लेन आएगा, प्लेन के नीचे कलर्ड आएगा, ऐसे फॉलो होगा हर एक रो में। तो ये है आपका रेगुलर मैनर में अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो यहां पे देखो पर्टिकुलर कोई एक डायरेक्शन अगर आप ले लो, जैसे कि डायगोनली अगर आप जाओ, तो इन जो प्रॉपर्टीज का जो मैंने मेंशन किया है, ये प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्यों अलग होती है? बिकॉज डिफरेंट डायरेक्शन में जब आप चलते हो, डिफरेंट डायरेक्शन में जब आप जाते हो इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, देन different type of particles fall in different directions। वो just to observe कि जब हम ये डायरेक्शन में चल रहा है, सपोज ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो देखो कौन से पार्टिकल्स फॉल कर रहा है? ये जो प्लेन बॉल्स है, ये सारे प्लेन बॉल्स आ रहा है ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ऑन द अदर हैंड अगर आप ये डायरेक्शन में चलोगे, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलोगे, तो आप देखो एक प्लेन बॉल, एक कलर्ड बॉल, एक प्लेन बॉल, एक कलर्ड बॉल, इस तरह से आ रहा है। ऑल्टरनेटिवली प्लेन बॉल और कलर्ड बॉल आ रहा है। दैट मीन्स डिफरेंट डायरेक्शन में जब हम इन वैल्यूज को मेजर करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स will fall, and that's why the values of these properties, refractive index, थर्मल एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इनके जो वैल्यूज है डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होगा इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एंड दिस इज कॉल्ड एनाइसोट्रॉपी। एंड सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कहा जाता है दे आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। नेक्स्ट एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमने कहा था आपको कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अगर आप नाइफ से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को चाकू से आप कोई भी एक पर्टिकुलर साइड से अगर उनको आप काटोगे, देन इट विल गिव क्लीन क्लीवेज। यू कैन सी ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक पर्टिकुलर टुकड़ा, एक जो है टुकड़ा हमने लिया है और इस साइड से हम जो है इसको एक चाकू से हमने काट दिया, तो देखो ये क्लीन क्लीवेज दिया है, पूरा स्क्वायर शेप का, इसी शेप का एक आपको टुकड़ा जो है आपको मिला है। लेकिन इन केस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड अगर आप इस तरह से कोशिश करोगे नाइफ से काटने का, तो देखो ये कॉर्नर से टूट गया है। दैट मीन्स इट गिव्स इररेगुलर ब्रेकेज। रीजन यही है कि यहाँ पे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जब बनते हैं तो प्लेन्स होते हैं, प्लेन्स एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं और ये प्लेन्स के थ्रू ये बाउंड होते हैं। यही वजह है कि जब हम नाइफ से क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटते है, तो जैसे कि ब्रेड आप देखे हो किस तरह से स्लाइस में जो है ब्रेड को हम काट सकते हैं, ये काटे हुए मिलते हैं हमें, तो यही हम बोल सकते हैं। तब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में जब हम नाइफ से कट करते हैं दे गिव क्लीन क्लीवेज, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स दे डू नॉट गिव क्लीन क्लीवेज, दे अंडरगो इररेगुलर ब्रेकेज। तो ये पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस थे क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड के बीच में। जो डिफरेंसेस हमने डिस्कस किया था पहले वो अभी आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट अगर आप ले लोगे आप नोट लिख सकते हो इसी का। नाउ सम मोर पॉइंट्स अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड स्टूडेंट्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड कहा जाता है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड कहा जाता है। स्यूडो स्पेलिंग इज PACUDO, P इज साइलेंट। स्यूडो सॉलिड मीन, स्यूडो ये वर्ड का मीनिंग है फॉल्स। तो अमॉर्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड क्यों कहा जाता है? बिकॉज अमॉर्फस सॉलिड्स आर कंसिडर्ड टू बी सुपर कोल्ड लिक्विड्स ऑफ वेरी हाई विस्कोसिटी। लिक्विड जो कि बहुत ही गाढ़ा हो और बहुत ही, उसी को तब हम क्या कहेंगे, हाईली विस्कस लिक्विड कहेंगे। उसको अगर बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया, जिसको कहा जाता है सुपर कूलिंग कर दिया जाता है, तो भी सॉलिडिफाई हो जाएगा, सॉलिड जैसा लगेगा। बाहर से तो अपेरेंटली उनको हमें सॉलिड ही हम मानेंगे, लेकिन उनके अंदर जो है ट्रू सॉलिड जैसा कैरेक्टर नहीं होते हैं। उसका एक मैंने यहां पे लिखा है आपको, एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द अबव फैक्ट। ये जो हमने फैक्ट जाना कि अमॉर्फस सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड नहीं कहा जाता है, अमॉर्फस सॉलिड्स आर कंसिडर्ड टू बी सुपर कूल्ड लिक्विड्स विद वेरी हाई विस्कोसिटी, तो इसका सपोर्ट में ये आपको एक डेली लाइफ से एक एग्जांपल आपको हम देंगे कि
जब ओल्ड बिल्डिंग्स के विंडो पेन्स को आप देखते हो, ओल्ड बिल्डिंग्स के, बहुत ही पुरानी बिल्डिंग्स के जो खिड़की के शीशे आप देखते हो, तो उसमें आप देखते हो, जरूर देखे होंगे कि जो बॉटम है वो ज्यादा थिक होता है देन कंपेयर टू द टॉप। टॉप के कंपैरिजन में बॉटम ज्यादा थिक हो जाते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि ओवर द ईयर्स ग्लास धीरे धीरे करके, वेरी स्लोली, लेकिन वो धीरे धीरे करके फ्लो करते हैं, और फ्लो करते हैं इसीलिए जो पार्टिकल्स है ग्लास के वो नीचे आ जाता है, बॉटम की तरफ आ जाते हैं, एंड दैट इज व्हाई द बॉटम ऑफ द विंडो पेन्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स दे बिकम थिकर देन द टॉप। ये एक एविडेंस है इस चीज के लिए कि जो ग्लास है इट इज नॉट ट्रू सॉलिड। अगर ट्रू सॉलिड होता तो पार्टिकल्स इस तरह से फ्लो नहीं कर सकते थे। पार्टिकल्स फ्लो करते हैं, बहुत ही स्लोली फ्लो करते हैं, बाहर से हमें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन फ्लो जो करता है इसका प्रूफ यही है कि विंडो पेन्स जब पुराने बिल्डिंग्स का हम देखते हैं उसका जो बॉटम पोर्शन है वो काफी थिक हो जाता है देन कंपेयर टू द टॉप। रीजन यही है। इसके बाद एक और चीज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओल्ड बिल्डिंग्स के जो विंडो पेन्स है वो मिल्की दिखते हैं। मिल्की दिखते हैं क्यों? बिकॉज आपको पता है कि ग्लास एक एमॉर्फस सॉलिड है, तो ग्लास में तो शॉर्ट रेंज में ऑर्डर हो सकता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, लॉन्ग रेंज में नहीं है। लेकिन ये जो मिल्कीनेस आ जाते हैं इसके पीछे रीजन यही है कि ओवर द ईयर्स, काफी साल तक पुरानी बिल्डिंग्स के जो विंडो ग्लास है काफी साल तक दिन में, ड्यूरिंग डे टाइम, ये सन से इनको क्या मिल रहा है? सन से इनको मिल रहा है हीट, और दे आर गेटिंग हीटेड ड्यूरिंग द डे टाइम, और रात को फिर वो ठंडा हो रहा है। तो ये जो चीज है हीटिंग ड्यूरिंग द डे एंड कूलिंग एट नाइट, इसी को कहा जाता है एनीलिंग। तो एनीलिंग ओवर द ईयर्स ये चलते रहते हैं, जिसके कारण जो पार्टिकल्स है जिसमें शॉर्ट रेंज में ऑर्डर था, ग्लास जो कि अमरफॉस सॉलिड है, शॉर्ट रेंज में उसके ऑर्डर था, लॉन्ग रेंज में नहीं था। तो ये जो एनीलिंग है इसके वजह से इसमें कुछ ऑर्डर भी आ जाते हैं, पार्टिकल्स कुछ ऑर्डरली अरेंज्ड हो जाता है टू सम एक्सटेंट, एंड दैट इज व्हाई जो ग्लास है इट एक्वायर्ड सम क्रिस्टलाइन कैरेक्टर। और यही वजह है कि ओल्ड बिल्डिंग्स के विंडो ग्लासेस जो है दे लुक मिल्की। तो ये आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने सारा लिखा है। कुछ लाइंस मैंने अंडरलाइन भी कर दिया। ये जो लाइंस मैंने अंडरलाइन करा, पीछे भी मैंने अंडरलाइन किया था, आपने अगर स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आपने देखा होगा कि कुछ लाइंस को मैंने अंडरलाइन किया। अंडरलाइन करने का मतलब ये है कि दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस। यहां से आपको क्वेश्चन उठा के देंगे कि गिव रीजन व्हाई द विंडो ग्लासेस ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स दे लुक मिल्की। तो आपके ये आंसर आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया। ये जितना मैंने आज आपको पढ़ाया उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीज था, इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। आप बस यही चीज अगर अपना नोटबुक में लिखोगे तो काफी है, सफिशिएंट है। नाउ वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 आयनिक सॉलिड, नंबर 2 कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, नंबर 3 मेटेलिक सॉलिड, और नंबर 4 में है मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सॉलिड में आपको पता है कि एटम हो सकते हैं, आयोन्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो ये जो आयनिक सॉलिड है, आप समझ ही रहे हो कि आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होंगे? positive and negative ions. They will be arranged in 3-dimensional space and they will form the crystal. वो हो जाएगा आयनिक सॉलिड। उसके बाद है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। उसके बाद है मेटेलिक सॉलिड, इसके बाद है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड फिर 3 टाइप का हो सकते हैं, ये मैंने A, B, C से बता दिया आपको। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो फर्स्ट टाइप का है वो है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपको नाम से ही पता लग रहा है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स दे विल बी द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में पोलर मॉलिक्यूल्स दे विल बी द constituent particles, and हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में वो मॉलिक्यूल्स जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, ऐसे मॉलिक्यूल्स दे विल बी द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आयनिक सॉलिड हम डिस्कस करेंगे। तो आयनिक सॉलिड में आप देखिए, आयनिक सॉलिड में जैसे मैंने आपको बताया व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दे आर द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयन्स व्हिच आर अरेंज्ड in 3-dimensional space. What
what is the binding force between the positive and the negative ions? All of you know that the binding force, the force which is binding the positive ions and the negative ions together, उस force का नाम क्या है? It is the strongest of all kinds of forces. इसका नाम है electrostatic force of attraction या तो coulombic force of attraction भी इसको कहा जाता है. It is the strongest of all kinds of forces. इसके बाद है characteristic properties of the ionic solid. फर्स्ट में मैंने लिखा कि बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. बहुत ही आसान चीज है समझना, इसमें कोई मुश्किल है ही नहीं. अगर पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होगा तो उसको मेल्ट करने के लिए, उस सॉलिड को मेल्ट करने के लिए भी आपको ज्यादा अमाउंट में हीट देना पड़ेगा. और अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी तो नेचुरली बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगी. तो दे हैव गॉट हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. अगला हमने लिखा कि दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स इन द सॉलिड स्टेट. मतलब सॉलिड स्टेट में ये जो आयनिक सॉलिड्स है दे डू नॉट कंडक्ट एनी इलेक्ट्रिसिटी, but they are good conductors in the molten state and in the aqueous solution. Why? Because solid state में देखो the oppositely charged ions they are very tightly held with one another. They are not able to move. They do not move at all. So as they do not move at all, so they will not conduct electricity. But in the molten state and in the aqueous solution, why these ionic solids they become good conductors? Because in the molten state they are free to move. Oppositely charged ions molten state में भी free है, move कर सकते हैं, and so they can act as the charge carriers. aqueous solution में भी है तो वो चार्ज कैरियर का काम कर सकते हैं. सो इन द aqueous solution and in the molten state they are good conductors of electricity. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम क्लोराइड, जो कि यहाँ पे हमने एग्जांपल आपको दिया कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस, यही जो दो अपोजिटली चार्ज्ड आयन है, थ्री डायमेंशनली वो अरेंज रहते हैं. क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में या तो मोल्टेन स्टेट में वो गुड कंडक्टर है. क्यों है आपको अभी समझ आ गया होगा. इसके बाद हम चलते हैं अगला कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज में कि दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट. पोलर सॉल्वेंट का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है वाटर, जो कि व्हिच इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. वाटर इज प्रेजेंट एंड वाटर को आपको पता होगा, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि वाटर को क्या कहा जाता है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है. वाटर अपने आप में बहुत सारे सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है. और जो आयनिक कंपाउंड्स है दे डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट जो कि वाटर है. नॉन पोलर सॉल्वेंट जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है जैसे कि बेंजीन हो गया, उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, जो कि नॉन पोलर है, इसमें ये डिसॉल्व नहीं करते हैं. तो ये क्यों, इसका थोड़ा सा डिस्कशन इलाबोरेटली मैं ये सॉल्युबिलिटी को लेकर के आगे मैं कर रही हूं. पहले पॉइंट्स, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के पॉइंट्स हम डिस्कस कर लिए, उसके बाद सॉल्युबिलिटी, ये जो पोलर सॉल्वेंट वाटर में क्यों डिसॉल्व करते हैं उसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगी आगे डायग्राम बना के. अभी देखो उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड इन नेचर, सो दे विल बी हार्ड. तो ये सारी आयनिक सॉलिड्स के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर लिया. अभी हम आपको छोटा सा बताएंगे, ब्रीफली बताएंगे कि आयनिक सॉलिड्स व्हाई दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट जो कि वाटर है. वाटर क्या करते हैं, वाटर का क्या प्रॉपर्टी है ड्यू टू व्हिच द आयनिक कंपाउंड्स दे डिसॉल्व इन वाटर, उसको हम डिटेल में देखते हैं डायग्राम के साथ. सो स्टूडेंट्स जस्ट सी कि वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर बना दिया. आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो वी शेप का या बेंट शेप का या एंगुलर शेप का जो भी है बोलो वो होता है. ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? You also you know कि ऑक्सीजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. तो ये जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये मैंने दिखा दिया. जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो क्या करते हैं, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अपनी तरफ जो है पुल करते हैं. तो ऑक्सीजन एटम ने भी वही किया. जो हाइड्रोजन के साथ इधर की बॉन्ड है ये बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ स्ट्रांगली खींचा और इधर के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को भी ऑक्सीजन एटम जो है स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच लिया, जिसके कारण ऑक्सीजन एटम के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और जो हाइड्रोजन एटम्स है उनके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो ये जो दो टाइप का पोल क्रिएट हो गया है, जो हाइड्रोजन एंड है वो पॉजिटिव पोल की तरह बिहेव करेगा और जो ऑक्सीजन एंड है वो नेगेटिव पोल की तरह बिहेव करेगा. इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल को कहा जाता है इट इज ए पोलर मॉलिक्यूल. तो वाटर में जब हम सोडियम क्लोराइड जो कि एक आयनिक कंपाउंड है जब उसको हम डाल देते हैं देन व्हाट हैपेंस. एक चीज आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में
जो वाटर है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ही हाई होते हैं, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हाई है तो उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होगा, इट विल हैव द कैपेबिलिटी, दैट सॉल्वेंट व्हिच इज हैविंग हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट विल हैव द कैपेबिलिटी टू weaken the forces of attraction between the ions. आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वो बहुत ही वीक कर देते हैं, कट कर देते हैं, उनको अलग अलग करने में मदद करता है, डिस्पर्स होने में मदद करते हैं। तो यही हुआ यहाँ पे। ऊपर से एक और चीज हुआ है जो कि बहुत ही बेसिक चीज है जो आपको जानना है, वो ये है, जैसे ही वाटर में आपने सोडियम क्लोराइड को ऐड कर दिया तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को वाटर क्या करेगा, वाटर इन दोनों को एक दूसरे से डिस्पर्स कर देगा। ये डिस्पर्स होने में एक और चीज मदद करते हैं, वो मदद क्या है, वो ये है कि सोडियम आयन को देखो, बीइंग पॉजिटिवली चार्ज, इट विल बी सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स, और वाटर मॉलिक्यूल अपना कौन सा एंड को इसके तरफ पॉइंट आउट करेगा, बीइंग पार्शियली नेगेटिवली चार्ज, वाटर मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन एंड है वो ऑक्सीजन एंड जो है किसके तरफ पॉइंटेड होगा, सोडियम आयन की तरफ पॉइंटेड होगा, और इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, जिसको हम इंटरेक्शन कहते हैं। एंड व्हेन देयर इज अट्रैक्शन देयर विल बी ऑलवेज रिलीज ऑफ एनर्जी। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसका नाम है हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पे सोडियम आयन जो कि कैटायन है और जो पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स है जो कि सोडियम आयन को अपना चारों तरफ से ऑक्सीजन एंड से उसको अट्रैक्ट कर रहा है, उसके चारों तरफ से सराउंड कर लिया है, हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पे लिबरेट होगी। और यहाँ पे क्लोराइड आयन जो है इसको भी वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से सराउंड कर लेगा, और क्लोराइड आयन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है इसलिए वाटर मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन एंड है जो कि पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज है वो पॉइंटेड होगा टुवर्ड्स द क्लोराइड आयन, और इनके बीच में भी अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है जो कि हाइड्रेशन एनर्जी कहलाता है। तो ये जो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है, इट हेल्प्स the ions to get dispersed from one another. It is more than sufficient. ये जो एनर्जी रिलीज होती है हाइड्रेशन एनर्जी, इट इज मोर देन सफिशिएंट टू कट ऑफ द फोर्स बिटवीन द आयंस. द आयंस आर एबल टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन देमसेल्व्स, एंड दैट इज व्हाई आयनिक कंपाउंड्स दे गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर, जो कि एक पोलर सॉल्वेंट है. ये जो चीज है यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी लिबरेट हुई है, अगर ये सॉल्वेंट नॉन पोलर होता ये नहीं हो सकता था, एंड दैट इज व्हाई जो आयनिक कंपाउंड्स है दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट जो कि वाटर है. तो ये आप समझ गए हो. अभी हम चलते हैं सेकेंड टाइप का सॉलिड है जो कि हमारा है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, उसका डिस्कशन करते हैं. वी विल नाउ डिस्कस द कोवैलेंट और द नेटवर्क सॉलिड. द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड आर द नॉन मेटालिक एटम्स. Non-metallic atoms will be the constituent particles, and as the name suggests, name क्या है, covalent or network solid. So what kind of binding force will hold the atoms together? ये जो non-metallic atoms है जो कि constituent particles है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड में, दे विल बी हेल्ड विथ वन अनदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड. सो नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स हमने क्या लिखा है, कोवैलेंट बॉन्ड. आपको पता है कि कोवैलेंट बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर्स विल बी शेयर्ड इन बिटवीन द एटम्स, एंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स इफ दे आर शेयर्ड देन बोथ द न्यूक्लियस दे विल attract the shared pair of electrons very strongly, so the binding force here will be very strong. तो एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है डायमंड. डायमंड जो कि कार्बन का ही एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म है डायमंड और ग्राफाइट. ये दोनों ही आता है कोवैलेंट या तो नेटवर्क सॉलिड के एग्जाम्पल हिसाब से. इसके अलावा एक और मैंने लिखा सिलिकॉन कार्बाइड. सिलिकॉन और कार्बन के कॉम्बिनेशन में ये सिलिकॉन कार्बाइड है, इसका भी स्ट्रक्चर डायमंड जैसा ही है. तो ये भी एग्जाम्पल है कोवैलेंट या तो नेटवर्क सॉलिड का. तो डायमंड में देखो व्हाट हैपेंस, डायमंड में एक कार्बन एटम चार कार्बन एटम के साथ कोवैलेंटली बॉन्डेड है. फिर ये लोग भी आपस में चार कार्बन एटम के साथ कोवैलेंटली बॉन्डेड है. सो देयर विल बी नेटवर्क ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन द एंटायर क्रिस्टल. सो दे विल फॉर्म जॉइंट मॉलिक्यूल्स. अगर दो एटम आपस में बॉन्डेड होते हैं छोटा सा मॉलिक्यूल बनते हैं, जैसे कि सपोज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन एटम आपस में बॉन्डेड है. लेकिन यहाँ पे ये देखो कार्बन एटम्स जो है एक दूसरे के साथ एक कार्बन एटम चार कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है, आगे फिर वो लोग भी चार कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है. तो पूरा एक जॉइंट स्ट्रक्चर बन जाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड का, एक नेटवर्क सा बन जाते हैं, एक जॉइंट मॉलिक्यूल जैसा बन जाते हैं, और जिसके कारण मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ही हाई होगा. तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज में हमने लिखा कि कोवैलेंट बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दैट इज व्हाई दीज सॉलिड्स आर वेरी हार्ड. कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स आर वेरी हार्ड और दे हैव गॉट एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट. इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई है, और दे आर इंसुलेटर्स.
they do not conduct electricity, they are insulators because there are no ions present in them. तो diamond का structure अगर आप देखो तो diamond is a insulator. Diamond does not conduct any electricity because all the electrons are used up in the formation of the bonds. But in case of graphite अगर आप जाओ, वो भी एक covalent solid है, लेकिन graphite थोड़ा सा exceptional case है. Graphite is a good conductor of electricity. Graphite is also a covalent solid, but it is a good conductor of electricity because graphite में इस टाइप का स्ट्रक्चर है, जो कि ड्राइंग मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ है, थोड़ा सा देख लेना कि यहाँ पे ग्राफाइट में जो है हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर बनते हैं. एक कार्बन एटम तीन कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है. दैट मीन्स फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज फ्री विथ ईच एंड एवरी कार्बन एटम. हर एक कार्बन एटम के पास जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है कि वैलेंस शेल में कार्बन का जो है कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 होता है. 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गया है, तो हर एक कार्बन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन जो है फ्री रहेगा. और ये जो है लेयर स्ट्रक्चर बनते हैं. ये ऊपर वाला लेयर, ये मिडिल लेयर और ये नीचे वाला लेयर मैंने दिखाया. तो इनमें जो ये जो लेयर्स है, ये लेयर्स के कार्बन एटम के बीच में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, बिकॉज कार्बन बॉन्ड लेंथ जितना है उससे भी ज्यादा यहाँ पे लेयर के बीच में डिस्टेंस है. सो ये जो लेयर्स एक दूसरे के साथ कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाउंड नहीं है. सो द लेयर्स कैन स्लिप पास्ट वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर से स्लिप होकर के पास कर सकती है. सो जो ग्राफाइट है उसका मैंने बोला है कि डायमंड जो कि हार्डेस्ट एवर नोन सब्सटेंस है, डायमंड इज सो रिजिड कि डायमंड को जो है यूज किया जाता है फॉर कट एज ए कटिंग और ड्रिलिंग टूल. इस हिसाब से डायमंड को यूज किया जाता है. जब और वो जो है इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई कंडक्शन नहीं करते हैं. जबकि ग्राफाइट जो है सॉफ्ट है, स्लिपरी टू टच है. इट इज यूज्ड एज ए सॉलिड लुब्रिकेंट, हाई टेम्परेचर विथस्टैंड कर सकते हैं. ग्राफाइट का भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई है, लेकिन ग्राफाइट का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि ग्राफाइट में हर एक कार्बन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, जो कि पूरा क्रिस्टल में जो है मूव करते हैं. मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एंड दैट्स व्हाई ग्राफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये हो गया कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड के जो है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज. यहां पर आज हम वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज सब्सक्राइब. इट विल बी फॉर योर बेनिफिट ओनली. अगर आप सब्सक्राइब करोगे, जिस तरह से मैं अभी आपको चैप्टर्स को पढ़ाऊंगी, पूरा चैप्टर एक एक करके मैं पढ़ाऊंगी, तो उसमें आपका फायदा होगा. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.